जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनूप साइंस क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे पूछने की आपके एग्जाम में पूरी संभावना है। फिजिक्स का जो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है, उसी चैप्टर से हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इसी वीडियो से आएगा। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा यहीं पर। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर से जो लेकर आए हैं, हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, इसलिए ऑनलाइनर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। अगर प्रकाश से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो पूछ सकता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, या ये पूछ सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, तो आपका आंसर होगा कि हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो प्रकाश कौन सा तरंग है, तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपको याद रखना होगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए यहाँ पर प्र है और प्रकाश में भी प्र है, तो प्रकाश और आपको याद रखना होगा ये वाला प्र, यानी कि अनुप्रस्थ। तो प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश एक सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करती है। ये एक वैज्ञानिक थे रोमर, उन्हीं ने बताए थे कि प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, उससे कम होती है गैस में, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में। तो प्रकाश की चाल अगर सबसे अधिक पूछता है तो आपका आंसर होगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ आंसर हो जाएगा 5 नंबर। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ रहा है, कितने नियम है, तो आंसर होगा आपका 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। अब देखिए, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, सतह है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे देखिए ये प्रकाश सतह से टकराई, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु। ये हमारा है आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश टकराती है किसी सतह से, तो जहां टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सतह, इसको हम लोग कहेंगे सतह। तो जब प्रकाश आई, यानी कि इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको हम कहते हैं आपतित किरण, सॉरी, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये हमारा है आपतित किरण। और जब ये टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाती है तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये हमारा है परावर्तित किरण है। तो जब प्रकाश टकराएगी किस सतह से, तो फिर उसी माध्यम में जाएगी वापस। तो जब जाएगी तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, आती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और ये है अभिलंब, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको कहते हैं हम आपतन, इसको कहते हैं हम आपतन कोण, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण इसको कहेंगे आपतन कोण, यानी कि इसे हम आई से सूचित करेंगे और इसको हम कोण आर से सूचित करेंगे। यानी कि ये हो गया परावर्तन कोण और ये हो गया आपतन कोण। तो जो पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2। पहला नियम होगा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। फर्स्ट कोण क्या होगा, आपतन कोण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होगा, पहला नियम। और दूसरा नियम देखिए क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब। दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दूसरा नियम हो जाएगा। तो दोनों नियम आपको याद रखना होगा।
कितने नियम होते हैं? 2। आपको हम समझा दिए। अगर मान लीजिए ये है हमारा आपतन कोण है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, आभासी होता है, सीधा होता है और बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बनता है जो प्रतिबिंब वो होता है सीधा होता है, काल्पनिक होता है एवं छोटा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में सिर्फ केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है। इसी को हम कहते हैं आभासी। और कैसा बनता है? सीधा बनता है, जिसका हम यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। यानी कि उत्तल दर्पण का यूज हम कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहीं पर आपको लेंस सूत्र भी याद रखना है। लेंस सूत्र कई बार पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव में। तो ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है, प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। अब देखिए, अवतल दर्पण को हम और किस नाम से जानते हैं? अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण होता है उसे हम लोग कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं हम इसे, अभिसारी दर्पण। अब उत्तल दर्पण को देखिए, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये भी दर्पण है, ये भी दर्पण है। तो इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण। इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण। लेकिन लेंस में यही चेंज हो जाता है। अगर उत्तल लेंस को पूछता है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। सेम उसी का विपरीत हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना होगा। और दर्पण और लेंस सूत्र इसको भी याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है हमारा, इसकी फोकस दूरी अगर पूछता है, फोकस दूरी, तो कैसा होता है फोकस दूरी? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर उत्तल दर्पण का पूछता है फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण का यहाँ पर लिख देते हैं हम, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है उत्तल दर्पण का वो होता है धनात्मक, अवतल दर्पण की ऋणात्मक। और समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी इसका जो होता है वो अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। तो आपको याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन लेंस में चेंज हो जाता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसका यूज भी याद रखना है। हम लोग उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में करते हैं और स्ट्रीट लाइट में भी हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, काल्पनिक होता है और केवल छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र भी आपको याद रखना है। 9 नंबर देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का। या हजामती में, हजामत में किस दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण में। या डॉक्टर के द्वारा कान, नाक एवं आंख को चेक करने के लिए किस दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण का यूज भी आपको याद रखना है। इसी वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। यानी कि कार के अग्रदीप, यानी कि अग्रदीप में जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा दर्पण है? तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। यानी कि कार के अग्रदीप में किस दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं अभिसारी। काल्पनिक को क्या कहते हैं? अभिसारी। तो ये जो होता है ये सदैव कैसे होता है? ये सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है।
12 नंबर गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण के जो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के जो संबंध है वो ये है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बटा टू हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बटा टू। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना होगा। यहाँ से पूछने की पूरी संभावना है। अधिकतर हम क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन अधिक से अधिक यहाँ हम क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आपको याद रखना होगा इतना पॉइंट। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 13 नंबर में है कि किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो हमारा आंसर होगा या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, समतल या उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि केवल छोटा प्राप्त होगा तो उत्तल दर्पण से। 15 नंबर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कितना? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है हम अभी आपको बताएं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे कम होगी वायु में, इससे कम होगी द्रव में, इससे कम होगी ठोस में। यानी कि ठोस में कम होती है प्रकाश की चाल। अगला देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। देखिए निर्वात में सबसे अधिक, कम वायु में, फिर उससे कम द्रव, फिर उससे कम ठोस। यानी कि विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है प्रकाश की चाल। यानी कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है भिन्न भिन्न। आप लोग देख भी रहे हैं सब में अलग अलग होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम। 18 नंबर किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? लेंस पूछ रहा है, यानी कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रोम, इसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रोम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगस्ट्रोम। तो एक एंगस्ट्रोम का मान पूछा है तो ये होता है 10⁻−10 मीटर। यानी कि एक एंगस्ट्रोम का मान होता है 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस माने उत्तल लेंस का पूछा है कि एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस पूछेगा तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है अवतल लेंस, आई किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस तरह से इसका अवतल लेंस का ऐसा फिगर बनता है। देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है? पतला है। ये हमारा है अवतल लेंस, इसको हम कहते हैं अवतल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस इस तरह से बनता है, यानी कि किनारों की अपेक्षा, देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है? ये मोटा है। यानी कि उत्तल लेंस जो होगा वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होगा। इस हम उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी। इसको कहते हैं अपसारी लेंस। लेकिन हम इसको कहते हैं, इसको हम लोग अपसारी, इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो लेंस फार्मूला होता है वो कितना होता है? लेंस फार्मूला 1/v-1/u बराबर 1/1 होता है, लेंस फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। आप लोग देखते हैं कि तालाब या इनार में आप लोग देखे होंगे कि कम गहरा दिखाई देता है, यानी कि जो उसका तली होता है ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप लोग बाल्टी में एक छड़ रखिएगा तो छड़ कैसे प्रतीत होगा? टेढ़ा मेढ़ा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है? 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2। अगला क्वेश्चन है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, और कितना होता है? 2.42।
हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, जो सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। 23 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि स्नेल के नियम है। तो स्नेल के नियम अगर पूछेगा तो ये होता है साइन आई बाटा साइन आर। स्नेल का नियम क्या होता है साइन आई बाटा साइन आर। 25 है कौन सा लेंस में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो सिर्फ उत्तल लेंस में बनते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वही उत्तल लेंस में बनता है। अवतल दर्पण वाला प्रतिबिंब सेम लेंस में जाइएगा तो उत्तल लेंस में बनेगा। तो कौन सा लेंस में वास्तविक एवं आभासी यानी कि आभासी को काल्पनिक कहते हैं बनता है तो उत्तल लेंस में बनता है। दोनों बनते हैं वास्तविक एवं आभासी, दोनों प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। और लेंस के जगह अगर दर्पण बात करेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। 26 नंबर ऐसा पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। यानी कि जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे वायु हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये कैसा पदार्थ है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल जैसे में पूछेगा कि कौन पारदर्शी पदार्थ है तो वायु हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये क्या होगा पारदर्शी पदार्थ होगा, और जल हो जाएगा। यानी कि ये सब पारदर्शी पदार्थ, इससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी के जगह पर अगर अपारदर्शी कहेगा तो अपारदर्शी पदार्थ में प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है। जैसे बोर्ड हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ये सब अपारदर्शी पदार्थ होगा। लेकिन पारभासी पूछता है तो जिससे थोड़ा सा प्रकाश, जिस वैसा पदार्थ जिसके कुछ ही भाग से प्रकाश आर पार होते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिसके कुछ ही भाग से प्रकाश आर पार होते हैं उसे हम पारभासी कहते हैं। और जिससे बिल्कुल ही प्रकाश आर पार नहीं होते उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। तीनों पदार्थ याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल भी। 27 देखिए किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी कि किस दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा है जिसमें वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बनता है। यानी कि जब काल्पनिक कब बनेगा, जब वस्तु को हम लोग फोकस और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। और वास्तविक काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा काल्पनिक यानी कि आभासी, सीधा बड़ा बनता है जब हम फोकस और फोकस दूरी के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं। तो यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अकाल्पनिक भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। यानी कि अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आपको याद रखना है ये पॉइंट। लेंस में बात करेगा तो उत्तल लेंस में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उत्तल लेंस का अगर बात कहेगा तो सिर्फ उसमें आभासी या काल्पनिक और केवल छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में बात कहेगा तो आभासी या काल्पनिक केवल छोटा प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण में। लेकिन अगर अवतल दर्पण में कहेगा तो सभी प्रकार का हो जाएगा। 28 देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि एफ बराबर हम सूत्र बताएं, एफ बराबर होता है आर बटा 2। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 29 देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में यूज होता है उत्तल दर्पण। यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। 30 प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि ये प्रकाश का अपवर्तन का ये नियम है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है। पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। ये मॉडल पेपर में भी ये दिया है क्वेश्चन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। यानी कि आप किसी वस्तु को देखते हैं, किसी पदार्थ को देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब यानी कि उसका इमेज आपके आंखों पर 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? आंसर होगा रेटिना पर। 33 नंबर, फोटोग्राफी का दृश्य, फोटोग्राफी का अदृश्य होता है। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है, किसका होता है? तो उत्तल लेंस का। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखेंगे क्वेश्चन। आज हम इतना ही रहने देते हैं।